अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ नई ख़बरें भी हैं अहम, वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहला जो अहम मामला है वो ये है कि इस्लामाबाद में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का जो अमला था वो गायब रहा, और ये एक खुली साफ़ तौर पर जो है इसको तौहीन अदालत कहा जा सकता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि 31 दिसंबर को जो इस्लामाबाद के बाई इलेक्शंस हैं वो कराए जाएं, और उसके ख़िलाफ़ जो है लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़, हुक्म के ख़िलाफ़ नून लीग ने जो है ना इंट्रा कोर्ट पिटीशन दायर की है कि किसी भी तरह करके ये बाई इलेक्शन ना कराए जाएँ। 27 किलोमीटर का अहाता है, वहाँ बाई इलेक्शन होने हैं, लेकिन वहाँ भी पीडीएम को एतमाद नहीं है कि वो वहाँ वोट हासिल कर पाएगी। जो इस्लामाबाद के बाई इलेक्शन है वहाँ तो पीपल पार्टी जो है एक कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर सकी। नून लीग के कुछ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो आज़ाद हैं, और आज़ाद वो इस तरह से हैं कि या तो उन्होंने शेर के निशान पे लड़ना गवारा नहीं समझा या अच्छा नहीं समझा, या उनको खदशा था कि हम अगर शेर के निशान पे लड़ते हैं इलेक्शन तो वो यकीनी तौर पर उनको नज़र आ रहा था कि वो हार जाएंगे, और शायद कुछ लोगों ने शेर का निशान लेना गवारा नहीं समझा, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत बदनाम ही इतनी हो गई है, और जो उनकी हुकूमत के कारनामे हैं वो तो सब देख रहे हैं। अपनी अयाशियाँ, शाह खर्चियाँ, बैड गवर्नेंस, नाअहली, अपने जो हैं पीडीएम के जो सियासी रहनुमा हैं, हर पॉलिटिशियन जो है वह अपने अपने कामों में लगा हुआ है। कोई अपने केस ख़त्म करा रहा है, कोई फॉरेन टूर्स पे अपनी मौजें कर रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं। उनको पता है कि शायद फिर मौका मिले या ना मिले। गुज़श्ता 8 महीनों में सिर्फ बिलावल ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो है ना खर्च किए हैं पाकिस्तानी कौमी ख़जाने में से, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। आप लोगों ने एक परिंदा देखा होगा जो ज़्यादातर मैदानी इलाकों में पाया जाता है, उसको उर्दू में या पंजाबी में तो टटेरी बोलते हैं, आप लोग बखूबी उसको जानते होंगे। उसके बारे में एक बात मशहूर है कि वो रात को जब सोती है तो वो टांगें ऊपर करके सोती है, और उसकी एक वजह है, वो समझती है कि आसमान जो है उसके ऊपर ना गिर जाए। वो समझते हैं कि उसने अपनी टांगों के ज़रिए आसमान को रोका हुआ है। तो हमारे जो बिलावल साहब हैं वो भी आज का टटेरी बने हुए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट निकाला है वो उसकी कोशिशों से निकला है, जबकि हमारे जो साबका पावरफुल इदारे के सरबराह थे वो समझते हैं कि उसने निकाला है, उनकी कोशिशों से निकला है। लेकिन बिलावल साहब का कहते हैं कि मैं टटेरी हूँ, इस वक्त मेरी कोशिशों से जो है ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो इस चीज़ का क्रेडिट जो है दोनों तरफ से लेने की कोशिश की जा रही है। जब बिलावल से सवाल किया गया कि आपने इतना दौरे किए हैं, फॉरेन टूर्स किए हैं, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा की बजाय नुकसान हुआ है, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, और मैंने पाकिस्तानी ख़जाने से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने अपनी जेब से जो है ना जो रेजिडेंसी के और फॉरेन टूर्स के अखराजात होते हैं वो मैंने अपनी जेब से पे किए हैं, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चूना है। तो हम बात कर रहे थे कि बाई इलेक्शन से मुताल्लिक, तो इलेक्शन कमीशन, मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि वो वफाकी हुकूमत में तकरीबन जम हो चुका है। उसके जितने भी फैसले हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना ही पीटीआई के। चलो पीटीआई के मफाद में ना हूँ वो तो और बात है सोचने की, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान को इस वक्त डिज़र्व कर रहा है कि जनरल इलेक्शन की तरफ माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। परसों जो तुर्की में होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने खिताब किया, वहाँ इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जा रहा था, मुखातिब किया जा रहा था, और उसका जो है ना शुक्रिया अदा किया जा रहा था। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है इसको कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। इनको पता है कि अगर इलेक्शन कराया जाए, चाहे बाई इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन, तो उन्होंने हारना ही हारना है, और 2/3 जो मेजोरिटी है वो इमरान खान ले जाएगा। इसीलिए अब वफाकी हुकूमत अपने
वफाक में भी यानी इस्लामाबाद में भी बाई इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। उसकी वजह यही है, एक तो उसके कैंडिडेट पूरे नहीं हैं, उनकी टिकट कोई लेना नहीं चाह रहा, दूसरा उनको अपनी परफॉर्मेंस जो बैड परफॉर्मेंस है उसका जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, अवाम उसको जो है ना रिजेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से वो बाई इलेक्शन जो है ना और इलेक्शन कमिश्नर को हथियार के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वाज़ेह नज़र आ रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आखिर किसी न किसी की सपोर्ट तो है। हो सकता है कि जो हमारे रिटायर हो चुके हैं हाजी साहब, उनकी ही कुछ बाकियात हों इदारों में, ये भी नामुमकिन नहीं है। सदीक जान साहब ने कहा है कि पावरफुल इदारों का नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना ताकतवर है कि उसने एक आईनी अदालत का फैसला जूते की नोक पर रखा है। मैंने कहा ना आपसे कि उसने आईनी अदालत का फैसला जो है ठुकरा दिया है और इस पर तौहीन अदालत लगना जो है ना वो बिल्कुल पक्का है। अब देखते हैं कि आइन और आईनी अदालत जीतेगी या पावरफुल इदारे का एक छोटा मोटा हीरो। तो जाहिर है ये देखना होगा कि इतना बड़ा जो डिसीजन है और उसने अपने सर पर लिया है कि हाई कोर्ट का फैसला मानने से उसने इनकार किया है। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो उसमें से गायब रहा, वरना आज बाई इलेक्शन हो जाने। तो ये चीज़ें जाहिर है समझ तो आती हैं फिर। और इलेक्शन कमीशन के इस किरदार से मुताल्लिक़ छोटी सी रिपोर्ट है, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। इस्लामाबाद में कई मकामात पर वोटर्स वोट डालने पहुँच चुके थे, ताहम पोलिंग स्टेशन पर ताले और अमला न होने पर मायूस होकर वापस लौट गए। कई मकामात पर वोटर्स ने कतारें भी लगाईं और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रात इतने कम वक्त में इलेक्शन कराने से इनकार करते हुए कहा कि अमला छुट्टी पर जा चुका है और वो चाहता है कि 4 महीने बाद हों या 3 महीने बाद हों या जितना भी है, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल लाजमी तौर पर करता है, क्योंकि इसका फ़ायदा PDM को है, पाकिस्तान को नहीं है। और इसका फ़ायदा PTI को भी है। जितना ये डिले करते जाएंगे उसका फ़ायदा PTI को भी पहुंचेगा, लेकिन वो समझते हैं कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा, हालांकि उनको नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल गिरती जा रही है। तो ज़ाहिर है इस पर जो है ना अवामी रद्द अमल मज़ीद बढ़ेगा और PDM की जो साख है मज़ीद जो बची खुची है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो अगर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा वो समझते हैं कि PDM को है, उल्टा तहरीक इंसाफ को है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन 80% 75% बंद हो चुकी हैं। जो बेचारे मज़दूर थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके पास जो है ना अब ज़रिया मुआश, जिनके पास ज़रिया मुआश ही नहीं है तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो इसका फ़ायदा जो है PTI को है, लेकिन इमरान खान चाहता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है उसकी मईशत जो है अगर मज़ीद डेड हुई तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। टेक्निकली तौर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी रुकी हुई हैं। LC जो हैं मुख्तसर खोली गई थी, लेकिन उस पर भी जो है ना काफ़ी सारे जो है ना मामलात खड़े हो गए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उज़र था कि अमला हमारा छुट्टी पर जा चुका है, जबकि हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फरहमी से माजरत कर ली थी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ विफाक ने भी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। ये है खौफ। और इमरान खान, मैं आपको बताऊं कि वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसका खौफ 14 जमाती जत्था जो है वो अब आप देख रहे हैं, उसको खौफ इमरान खान का। काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, काफ़ी सारे लोग बेनकाब हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के इस किरदार पर इमरान खान को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और एतराज़ात भी हैं, तनकीद भी वो कर रहे हैं। और जो चीज़ इमरान खान कहते रहे हैं माजी करीब में जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो कुछ डिमांड्स हैं उनमें इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी हैं कि इसकी तस्हीह होनी चाहिए, इसका जो अमला है, कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग जम हो चुके हैं PDM में, तो उनको जो है ना बरतरफ किया जाए, एक न्यूट्रल और बाकिरदा जो अमला है उसको तैनात किया जाए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, हालिया किरदार पर बाई इलेक्शन से मुताल्लिक़ PTI भी अपना मौक़िफ़ देगी, तो फिर देखते हैं फिर क्या वो अपना मौक़िफ़ अपनाते हैं और रद्द अमल जो है ना ज़ाहिरा सख्ती देंगे। एक और पॉइंट अहम आपसे शेयर करना है कि
ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے. اس نے کافی ساری ایجادات کی ہیں جس کا جو ہے نا انتقال ہوا تھا 1955 میں. وہ 76 سال کی عمر میں جو ہے نا انتقال کر گئے تھے. ان کے مرنے کے بعد جب ان کا آپریشن کیا گیا اس کے دماغ کا، تو وہ کچھ عام انسان سے ڈیفرنٹ تھا، مختلف تھا. اس سے متعلق اہم رپورٹس ہیں، وہ میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. آئنسٹائن کا انتقال 1955 میں 76 سال کی عمر میں ہوا تھا. موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس دوران ڈاکٹر نے ان کا دماغ بھی معائنہ کے لیے باہر نکالا، مگر اسے دوبارہ کھوپڑی کے اندر رکھنے میں ناکام رہے اور انہوں نے دماغ کو اپنے ہی پاس رکھ لیا. ڈاکٹر ہاروے نے دعویٰ کیا تھا کہ آئنسٹائن کے بیٹے نے انہیں دماغ لے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس پر کھڑے ہونے والے تنازع میں ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ملازمہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. اس کو برخاست کر دیا گیا تھا. مگر عظیم سائنسدان کا دماغ انہی کی ہی تحویل میں رہا. بعد میں جب اس کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تو اس کا جو دماغ تھا وہ اسی کی ہی تحویل میں رہا. ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ابتدائی تحقیق سے پتہ چلا کہ دماغ کے دونوں حصوں کو ڈھانپنے والی جو مخصوص طے ہوتی ہے موجود نہیں تھی، اور دماغ کے خلیوں کا حفاظتی حصہ بھی نمایاں طور پر بڑا تھا. گویا آئنسٹائن کا دماغ عام افراد سے کچھ مختلف تھا. اس واقعے کے کئی سال کے بعد ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ حصے مزید تحقیق کے لیے نیورو سائنسدانوں کو بھجوائے تاکہ وہ یہ جائزہ لیں کہ دماغ کے کس حصے نے انہیں 20ویں صدی کا ذہین ترین سائنسدان بنانے میں مدد دی تھی. تفصیلی معائنے اور متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل دماغ کی نسبت 15% بڑے تھے. اس کے علاوہ نیوران یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کے گرد مخصوص حفاظتی تہ گلیال بھی عام افراد کی نسبت بڑی تھی. آئنسٹائن کے دماغ کی جو نمائش تھی وہ 1999 میں کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں واقع میک ماسٹر یونیورسٹی میں دماغی امور کے ماہرین کی ایک اور ٹیم کو تفصیلی معائنے سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے سامنے کے حصے میں ایک خلا موجود تھا. ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اس خلا کے باعث اس حصے میں واقع نیوران کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد ملی، اور اسی لیے اس کی سوچ ایک عام آدمی سے مختلف تھی. آئنسٹائن کا خود بھی ایک کہنا تھا کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں اسے تصور کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا تھا، مگر دماغ کی ساخت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو. ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے چونکہ اپنی تربیت کے دوران کچھ وقت فلاڈلفیا کی اسی لیبارٹری میں گزارا تھا، اس لیے انہوں نے دماغ پر تحقیق کے لیے اس میڈیکل میوزیم کے ایک ماہر ولیم ایرچ سے رابطہ کر کے اس کی 46 سلائیڈ بنوائیں. ہر سلائیڈ کی موٹائی انسانی بال سے بھی کم تھی، جنہیں انہوں نے ایک خصوصی باکس میں محفوظ کر لیا. آئنسٹائن کی دماغ کی نمائش سلائیڈیں بننے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کا ایک نیا سفر شروع ہوا. کچھ عرصہ یہ سلائیڈیں ولیم ایرچ کے پاس رہیں. 1967 میں ایرچ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ نے وہ باکس ایک ڈاکٹر ایلن اسٹائن برگ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مزید تحقیقات کے لیے اسے فلاڈلفیا کے چلڈرن ہاسپٹل کے نیورو سرجن ڈاکٹر لکی رورک ایڈمز کو دے دیا. ڈاکٹر ایڈمز نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کی سلائیڈوں کا مکمل سیٹ موٹر میوزیم کو عطیہ میں دیا. لائیو سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایڈمز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کو میڈیکل سائنس کی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر موٹر میوزیم میں رکھ دیا جائے. تو جو آئنسٹائن تھے ان کا جو دماغ تھا وہ عام آدمی کی نسبت کافی ڈیفرنٹ تھا، مختلف تھا، اور کافی وہ ذہین بھی تھے. تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں جو کچھ نیو تھا، کچھ ڈیفرنٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے منوایا سائنسدان کے طور پر. تو ناظرین، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.